प्रिय मित्रों, आज मैं ऐसे व्यक्तित्व के जीवन परिचय के संबंध में चर्चा करेंगे जिनके कृतित्व को चाहकर भी 1% से अधिक बताने में मैं अपने आप को सक्षम नहीं पाता हूँ। इसकी शुरुआत स्वरचित पंक्तियों के साथ ही करूँगा। इस सनातनी योद्धा, अद्वितीय प्रतिभा संपन्न प्रखर वक्ता, इंजीनियर, वैज्ञानिक व महान राष्ट्रभक्त के विषय में चर्चा के दौरान त्रुटि अगर हो जाती है तो अंतर मन से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि उस बहुआयामी प्रतिभा संपन्न श्री राजीव भाई दीक्षित को शब्दों में पिरोने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। पन्नों से धूल हटाने को, दीपक में तेल बढ़ाने को, बाती के फूल गिराने को एक योद्धा का अवतरण हुआ। बाघभट्ट भी हुए मूक, भारत भी करता रहा चूक, भट्ट को वाचाल बनाने को, भूले को याद दिलाने को एक योद्धा का अवतरण हुआ। बस के प्रयोग समझाने को, निजगौरव याद दिलाने को, वेद सनातन को गए भूल, निचेष्ट किए सब भूल मूल एक योद्धा का अवतरण हुआ। मैं आज जिस महान सनातनी योद्धा, स्वदेशी के परम समर्थक और स्वामी विवेकानंद के बाद आधुनिक भारत में यदि कोई प्रतिभा संपन्न राष्ट्रभक्त दिखता है तो वो हैं स्वनाम धन्य श्री राजीव भाई दीक्षित, जिनका जन्म 30 नवंबर 1967 को श्री राधे श्याम दीक्षित और श्रीमती मिथिलेश कुमारी के परिवार में जिला अलीगढ़ अतरौली तहसील में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा फिरोज़ाबाद जनपद में हुई। उसके पश्चात जेके इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से इन्होंने बीटेक की शिक्षा ग्रहण की और एमटेक की शिक्षा इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्राप्त किया। बीटेक करते समय ही इनका संपर्क इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गणित के मुख्य शिक्षक श्री बनवारी लाल शर्मा जी से हो गया। उन्हीं की एक संस्था थी आज़ादी बचाओ आंदोलन, जिसमें राजीव भाई प्रवक्ता के पद पर काम करने लगे और उनके बहुत सारे साथी, जिसमें प्रमुख उनके मित्र थे योगेश मिश्रा जी। उनके साथ वो लोग बहुत सारे शोध कार्यों को करते थे और करके उसके एक पत्रिका जो निकलती थी, उस पत्रिका में अपने शोध का जो है वो लोग देते थे, वर्णन करते थे। उनके जीवन में बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब वे प्रोफेसर धर्मपाल जी के संपर्क में, जिन्हें वो अपना गुरु मानते थे। प्रोफेसर धर्मपाल जी के विषय में अगर थोड़ा सा हम दृष्टिपात करें तो वो इंग्लैंड में करीब 40 वर्षों तक प्रोफेसर के पद पर काम किए थे और विभिन्न विश्वविद्यालयों में विजिटर प्रोफेसर के रूप में वो काम किए थे। वो इतिहास के बहुत बड़े वक्ता थे और राजीव भाई दीक्षित जी एक बार उनसे एक प्रश्न किए, एक शंका उनके सामने उन्होंने रखा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसका क्या प्रमाण है कि भारत सोने की चिड़िया है? तो धर्मपाल जी ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों की यही समस्या है कि जल्दी वो किसी बात में विश्वास ही नहीं करते, हर बात में वो संदेह उत्पन्न करते हैं। यही समस्या दीक्षित जी आपके साथ भी है। लेकिन भारत सोने की चिड़िया रही है, इसका प्रमाण इंग्लैंड में है। जाइए, वहाँ पर ऐसे ऐसे हजारों अभिलेख उपलब्ध हैं जो ये सिद्ध कर देंगे कि भारत सोने की चिड़िया थी। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बताया कि एक बार इंग्लैंड के संसद में, इंग्लैंड के एक सांसद का एक व्याख्यान चल रहा था। वो व्याख्यान विल्बरफोर्स जो सांसद थे इंग्लैंड के संसद में उस समय, 3.5 घंटे का एक भाषण उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स के लाइब्रेरी से निकाला है। उस पूरे भाषण का जो जिस्ट था
या बोलें तो उसका शीर्षक था कि हाउ टू क्रिश्चनाइज इंडिया, भारत का ईसाईकरण कैसे किया जाए। उसका उद्देश्य, उस पूरे भाषण का उद्देश्य यही था। वो बताना चाहते हैं कि भारत को हम लोग आने वाले हजारों सालों तक किस प्रकार से लूट सकते हैं, इसकी कैसे हम एक योजनाबद्ध तरीके से एक उपाय कर सकते हैं। तो ये तभी संभव है जब वहाँ के राजा और प्रजा का धर्म एक ही हो, अर्थात वहाँ के लोग ईसाई बन जाएं तो हम लोग आने वाले हजारों साल तक भारत को लूट सकते हैं। लूटा तो उसी को जाता है जिसके पास धन हो। भाषण के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस सांसद से पूछा कि बताओ भारत में इतना सोना है, इसका ये जो भरोसा ही नहीं होता, इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है। सांसद ने कहा कि विश्वास तो मुझे भी नहीं होता है। विल्बर फोर्स ने कहा कि विश्वास तो मुझे भी नहीं होता है, लेकिन जो ये सर्वे रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमारे देश के अधिकारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते हैं, उन अधिकारियों का ही ये सर्वे रिपोर्ट है। तो इसको हम गलत कैसे ठहरावें? ये तो किसी भारतीय के द्वारा नहीं बनाया गया है। और ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में सोना और समृद्धि, चांदी, हीरे जवाहरात प्रचुर मात्रा में है। प्रधानमंत्री ने पुनः प्रश्न किया कि अच्छा ये बताओ कि ये सोना आया कहाँ से उन लोगों के पास? तो विल्बर ने बताया कि वहाँ के राजा और प्रजा ये दूसरे देश से सोना लूट कर नहीं लाए हैं, बल्कि वो लोग व्यवसाय करके लाए हैं। रिपोर्ट को पुनः उसने बताया पढ़ करके कि इस पूरे विश्व के व्यापार का 33% केवल भारत का कंट्रीब्यूशन है, इसमें उसका योगदान है 33%। पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान है 33% उस कालखंड में। मतलब बाकी जो 67% का जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरे विश्व का है और अकेले भारत का 33% है। हमारे देश का सबसे बड़ा व्यवसायिक उस समय का उद्यम था कपड़ा, दूसरे नंबर पर था स्टील। इसके द्वारा हम बहुत ज़्यादा सोना बाहर से प्राप्त करते थे। चूँकि मुद्रा थी नहीं तो हम कपड़ा के बदले सोना, लोहा के बदले सोना और सीमेंट, जिसे हम सीमेंट आज कहते हैं, उस समय चूने से जुड़ाई का काम होता था, उसे बनाने में हमें महारत हासिल थी। तो चूना, कपड़ा और स्टील के बदले हम सोना प्राप्त करते थे। और ये व्यवसाय हमारा अफ्रीका बहुत बड़ा ग्राहक था और अफ्रीका में सोना बहुत ज़्यादा उस समय भी मिलता था और 3000 वर्षों तक हमने व्यवसाय किया इस कपड़े और स्टील का, जिससे हमारे देश में प्रचुर मात्रा में सोना हो गया। हम सोना तो गहने आभूषण के रूप में तो प्रयोग करते ही थे। इतना अधिक हमारे पास सोना हुआ उस समय कि हम मंदिर भी सोने का बनाने लगे। रिकॉर्ड में है उस समय के कि 1100 मंदिर भारत में सोने के थे। आज केवल स्वर्ण मंदिर एक सोने का है नहीं, उस समय रिकॉर्ड में 1100 सोने के मंदिर थे। तो इस प्रकार भारत सोने की चिड़िया थी। इसको सिद्ध करने में उन्हें इस अभिलेख से मदद मिली। हजारों अभिलेख जो हाउस ऑफ कॉमन्स के लाइब्रेरी में उपलब्ध है, इस समय जब भी चाहें हम प्राप्त कर सकते हैं। राजीव भाई दीक्षित जी ने उन अभिलेखों को प्राप्त करके और बहुत सारे जो भ्रांतियाँ थी भारत के विषय में कि भारत एक पिछड़ा देश है, भारत एक गरीब देश है, भारत एक अशिक्षित देश है, भारत एक निकम्मा देश है, इस भ्रांति को दूर करने में काफ़ी मदद की उन्होंने। एक प्रयोग के माध्यम से उन्होंने एक व्याख्यान में बताया कि जगदीश चंद्र बसु अपने प्रयोग को सिद्ध करने के लिए पौधों के 2 समूह अपने घर में ही उन्होंने बनाए। एक समूह के पौधों को वो रोज़ गाली देते थे और दूसरे समूह के पौधों को रोज़ प्रशंसा करते थे। जिन्हें गाली देते थे उन्हें कहते थे कि तुम बड़े निकम्मे हो, तुम बदसूरत हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बेकार हो,
तुम नालायक हो, मैंने रोज़ तरह तरह के वो भद्दी भद्दी गालियाँ अपशब्द का प्रयोग करते थे। और जो दूसरे पौधे थे उन्हें बड़े अप्रिसिएट करते थे, उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। 6 महीने के बाद जिनको गालियाँ दी गई वे पौधे सूख गए, जबकि सारे इंतज़ाम दोनों समूहों के लिए बराबर था। बराबर पानी, बराबर खाद, बराबर एटमॉस्फेरिक सिस्टम, सब कुछ बराबर था। लेकिन जो अंतर था व्यवहार का, उनके साथ उनको हमेशा बुरा भला कहा गया और दूसरे ग्रुप को हमेशा अच्छा कहा गया। तो इस तरह से अगर किसी पौधे में इतनी संवेदना है कि गाली देने से वो सूख सकते हैं, तो क्या 300 सालों तक जिसको नकारा, निकम्मा, बेकार कहा गया हो, वो निजगौरव को नहीं भूल जाएगा? इसी निजगौरव को याद दिलाने के लिए, निजगौरव की पुनर्स्थापना के लिए, अपने भूले हुए अतीत को याद दिलाने के लिए और उसको वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध करने का काम जो राजीव भाई दीक्षित ने किया है वह अतुलनीय है। वो उसकी प्रशंसा जितना भी किया जाए वो बहुत ही कम है। हम अपने शब्दों में उसकी प्रशंसा कर ही नहीं सकते हैं, हमारे पास शब्द ही नहीं है। लेकिन हाँ, भावना है उनके प्रति, उनके कार्यों को सराहने के लिए। जितना भी संभव हो सकता है हम कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। और पूरे भारत देश के लोगों को उनकी इस सराहनापूर्ण कार्य को हमेशा अप्रिसिएट करना चाहिए, क्योंकि जिस समाज में नायकों का सम्मान बंद कर दिया जाता है, नायकों का गुणगान बंद कर दिया जाता है, उस समाज में, उस देश में नायक पैदा ही होना बंद हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।